नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हल्द्वानी शहर वासियों के लिए सौगात, शहर के 6 रूटों में दौड़ेंगी यात्री बसें। हल्द्वानी बिजली विभाग के लिए गर्मी का सीजन बनेगा चुनौती। कॉर्बेट पार्क से सटी रामगंगा जल विद्युत परियोजना, करोड़ों का राजस्व, उत्तराखंड यूपी को रोशन करती बिजली। देहरादून का ऐतिहासिक झंडा जी मेला कल से होगा शुरू। पुलिस मुठभेड़ में कुमाऊं का शातिर तस्कर गिरफ्तार, 20 लाख की अवैध हेरोइन स्मैक व तमंचा बरामद। रुद्रपुर में रोडवेज की जमीन को प्रशासन और पुलिस की टीम के साथ मिलकर कराया गया कब्जा मुक्त। गैस रिसाव के दौरान किस तरह से राहत व बचाव कार्य किया जाए, इसको लेकर मॉडल का हुआ आयोजन। उत्तराखंड में प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर। सर्वे होने के बावजूद सड़क निर्माण न होने पर ग्रामीणों में आक्रोश, मुख्यमंत्री को भेजा गया ज्ञापन। हल्द्वानी में बच्चियों से अशोभनीय हरकत करने वाला गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई आरटीए की बैठक में हल्द्वानी शहर के 6 नए रोडों पर सिटी बस संचालक को हरी झंडी मिल गई है। हल्द्वानी शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर के आंतरिक मार्गों पर सिटी बस चलाने को लेकर अब तय किया गया है कि जून महीने से शहर में सिटी बस दौड़ेंगी और यात्रियों को अब इधर उधर जाने के लिए दो चार नहीं होना पड़ेगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आरटीए की बैठक आज हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, अन्य ट्रांसपोर्टर्स वो सब भी मौजूद थे। तो पहला निर्णय तो ये हुआ है कि हल्द्वानी में 6 अलग अलग रूट्स पे जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है सिटी बस चलाई जाए, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। बहुत अधिक संख्या में आए तो जो रूट्स हैं उस पर 20% के हिसाब से हमने इनिशियली अलाउ किया है और 21 जून तक इसकी जो हम चाहेंगे कि 21 जून तक ये यहाँ पे सिटी बस सेवा चल जाए 21 तारीख को। और इसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं, जो यूरो 6 की कंडीशंस हैं लेटेस्ट या सीएनजी, वो उसको फॉलो करेंगे। 3 महीने के अंदर अपनी बस खरीदेंगे और इसको चलाएंगे। मैं समझता हूँ कि इससे पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी, नई बसेस होंगी। और हल्द्वानी में बहुत से कामगार लोग हैं, वर्किंग विमेन हैं, वर्किंग मैन हैं, उनके लिए सेवा नियमित रूप से चलेगी तो शहर को इसका लाभ मिलेगा। सिमिलरली नैनीताल में भी, क्योंकि वहाँ पे एक पूर्व में एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की ओर से एक स्टे है फ्रेश परमिट्स पे, लेकिन ये आरटीए को लगा कि इसमें अगर हम छोटी बसेस चलाते हैं 12-15 सीटर्स की, तो इससे जो व्हीकलर लोड है नैनीताल का वो घटेगा। तो उसमें अभी ये तय हुआ है कि एक हम एप्लीकेशन मूव कर लेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट पे और रिप्रेजेंट करेंगे कि इसकी परमिशन हमें मिल जाए और तदुपरांत इसको किया जाएगा। 35 नए रूट्स भी ऐसे हैं जो कि अभी फिट पाए गए ट्रैवलिंग के लिए और कमेटी ने उसकी संस्तुति की है, तो उसको भी हमने यहाँ पे सैंक्शन दे दिया है। एक निर्णय ये लिया गया कि जो भी हमारे परमिट होल्डर्स हैं, उनको, ड्राइवर्स हैं, उनको बैजेस हम इशू करेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ऑथेंटिकेट होके दिए जाएंगे। कुछ ऐसे जो हमारे लाइसेंस होते थे जो कि माल्ड होने के लिए होते थे कॉमर्शियल, उसमें ये पाया गया कि कई बार इनका संचालन मोहल्ले से अधिक आबादी वाले क्षेत्र से हो रहा था और उसमें वहाँ पे जो पब्लिक रहती है उनको असुविधा हो रही थी। तो निर्णय लिया गया कि इसमें एनओसी एक बार लोकल पुलिस से और साथ ही साथ जो नगर निकाय हैं उनसे भी ली जाएगी कि अगर बहुत घनी आबादी है तो उसमें हम इस तरह के परमिट्स नहीं देंगे। टनकपुर के लिए कुछ एडिशनल, हमने 3 यूनियंस हैं, उनमें एडिशनल सर्विसेज हल्द्वानी से टनकपुर जोड़ दी हैं और तो उसका भी लाभ पब्लिक को मिला। पिछले साल पहाड़ से लेकर मैदान तक हुई भीषण गर्मी में बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर खराब हो गए थे। इस बार भी गर्मी के लक्षण मार्च से ही देखने को मिल रहे हैं, लिहाजा गर्मी के सीजन में लो वोल्टेज की समस्या से लोगों को दो चार न होना पड़े, इसके लेकर बिजली विभाग के लिए ये बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि बिजली विभाग के आला अधिकारी कह रहे हैं कि पिछली गर्मी में लो वोल्टेज की जो समस्या हुई थी उसको इस बार सुधारने की पूरी तैयारियां कर ली गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। खंबे उतार लगा दिए और भगली उसका जो सीजन था उसमें जिन जिन एरिया में हमारे फीडर वगैरह ओवरलोड हुए थे उनका पिछले साल से सबक लेते हुए हम लोगों ने अभी वर्तमान तक काफ़ी अधिक फीडरों के कंडक्टर वगैरह बदल दिए हैं और जहाँ जहाँ हमारे ट्रांसफार्मर अतिभारित हुए थे पिछले सीजन में उनकी हमने क्षमता वृद्धि भी कर दी है। टीपी नगर का हमारा बिजली घर हो, चाहे गोलापार का हमारा बिजली घर हो, चाहे रानीबाग का बिजली घर हो, चाहे काठगोदाम का बिजली घर हो, वहाँ पे जो भी अपेक्षित सुधार कार्य हमारे थे वो हमने एग्जीक्यूट कर लिए हैं। कुछ बचे हुए कार्य हमारे इस माह में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा शहर के विस्तार को देखते हुए हमने 3 जगहों पर नए बिजली घर का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया था,
जिसमें ITI कैंपस हल्द्वानी में एक बिजली घर का निर्माण कार्य चल रहा है, एक जयपुर पाडली गांव में हमारे एक बिजली घर के निर्माण कार्य प्रगति पे है। इसके अलावा हाइडल गेट काठगोदाम पे हमारा एक बिजली घर का निर्माण कार्य प्रगति पे है। इन तीनों बिजली घरों की निविदाएं आमंत्रित हो गई हैं, टेंडर फाइनल होने वाला है। लगभग अगले 1 वर्ष में इन बिजली घरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे हल्द्वानी शहर की जो अगले आने वाले 4-5 साल की बढ़ने वाली डिमांड है उसको हम लोग मीट आउट करने में सक्षम होंगे। अभी वर्तमान में हमको जो भी पिछले वर्ष का से सबक लेते हुए जो भी सुधार कार्य करने थे वो हमारे लगभग 80% से ज़्यादा हम कर चुके हैं। 10-20% कार्य हमारा अभी वर्तमान में गतिमान है, जो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मई जून के जो पीक गर्मी का सीजन आने वाला है उससे पहले पूर्ण हो जाए। आज बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास स्थित एक ऐसी जल विद्युत परियोजना के बारे में जो न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों को रोशनी देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामगंगा बांध जल विद्युत परियोजना की, जिससे सरकार को हर साल करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता है। बता दें कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पास जहाँ से होकर बहती है रामगंगा नदी, इसी नदी पर स्थित है रामगंगा जल विद्युत परियोजना, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को बिजली उपलब्ध कराती है। खास बात यह है कि इस पावर प्लांट से सरकार को हर साल लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम पंकज चंदोला है। मैं अधिसचिव अभियंता उत्पादन हूँ रामगंगा जल विद्युत गृह में। ये UGVNL का प्लांट है। इसमें लगी हुई है 3x66 मेगावाट की मशीनें हैं और मेरा टोटल इसका जो कैपेसिटी है 198 मेगावाट है टोटल कैपेसिटी। तो हम करीब इसमें से 300 से लेकर 350 MAU एनुअली हम लोग जनरेट करते हैं। तो करीब करीब हमारा जो रेवेन्यू है 25 से 30 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है करीब करीब। कहाँ सप्लाई होती है सर? ये सप्लाई हमारे 4 फीडर जाते हैं 132 kV के। 2 तो उत्तराखंड के हैं, 2 यूपी के हैं। जैसे आपका शेरकोट है, धामपुर है और आपका अफजलगढ़ है एक, और आपका रामनगर फीडर जाता है। ये 4 फीडर हमारे जाते हैं यहाँ पे। इसमें बेसिकली ये जो हमारा ये प्लांट है ये हमारा डैम बेस्ड है। तो डैम से हमें पानी जब छोड़ा जाता है तो ही हमारा उत्पादन हम लोग करते हैं इसमें से। तो जैसे कि ये जब बरसात के टाइम पे ये प्लांट बंद रहता है क्योंकि उसमें पानी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि ये पानी जो है यूपी को दिया जाता है। तो यूपी को बरसात के टाइम में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी वजह से ये सिर्फ बरसात के टाइम पे, जैसे कि ये 15 जून को बंद कर दिया जाता है और ये 15 अक्टूबर को दोबारा से पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि उस समय फिलिंग का टाइम होता है डैम का, बरसात का पानी का। देहरादून का ऐतिहासिक झंडाजी मेला कल से शुरू हो रहा है। मेले के लिए पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल से संगत पहुंच चुकी है। मेला प्रबंधक मधुसूदन ने बताया कि 500 NRI झंडाजी के रोहण के लिए पहुंच गए हैं, जबकि कई और आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मेले में 3 लाख से 5 लाख तक की संख्या लोगों की रहने वाली है। इसके साथ ही पूरा प्रबंधन कर लिया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। झंडेजी का इतिहास मैं आपको बताता हूँ। 7वीं पातशाही सिखों के 7वें गुरु हरराय जी के ज्येष्ठ पुत्र गुरु रामराय जी थे। उन्होंने जो है देहरादून की स्थापना करी थी। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है। इनका जन्मदिन जो है होली से 5वें दिन होता है, पंचमी के दिन। तो उस दिन को जो है हम झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। झंडा जी उस दिन चढ़ते हैं और उसी दिन से मेला शुरू होता है। इसकी परंपरा ये रही है कि जो झंडे जी हैं उनको हम दूधली के जंगल से लेके आते हैं। दूधली के जंगलों में हम पेड़ों को चिन्हित करते हैं, 5-6 पेड़ों को हम चिन्हित करते हैं। उसकी मोटाई तकरीबन 5 से 6 फुट होती है और उसकी हाइट 7 फुट के लगभग होनी चाहिए। उसकी हाइट जो 100 फुट के लगभग होनी चाहिए। उसको यहाँ से संगत जाती है, हम लोग जाते हैं, जंगलात से परमिशन ली जाती है। हरा भरा पेड़ होना चाहिए, साल का वृक्ष होना चाहिए। उसको हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग चिन्हित करने के बाद जड़ से उसको हम लोग निकालते हैं। जड़ से निकालने के बाद जो है उसको वहाँ सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जो है उसकी हम तैयारी करते हैं। उसका जो व्यास होता है वो 32 इंच नीचे से और ऊपर से जो 32 इंच जो है 20 फीट तक जाता है और ऊपर जाके जो है उसकी हाइट धीरे धीरे कम हो जाती है। उसको हम 100 फीट तक लेके जाते हैं। उसी प्रकार इस बार भी जो है जो झंडे जी हम लेके आए हैं उनकी भी हाइट 100 फीट है। उसको हम यहाँ लेके आते हैं। यहाँ लेके आने के बाद उनकी
रख रखाव देख रेख किया जाता है, उनको रखा जाता है। और जिस दिन झंडे जी का आरोहण होता है उससे पहले जो पुराने झंडे जी, ये 3 साल में एक बार होता है जिसमें झंडे जी को बदला जाता है। इसमें अवरोहण होता है, जो हमारे प्रेजेंट जो इस समय मौजूदा झंडे जी उनका अवरोहण होगा, उनको निकाला जाएगा, उनको उतारा जाएगा। उतारने के बाद जो है उनको अदला बदली होगी। इनको दूध, दही, घी, गंगा जल आदि इनसे जो है इनको नहलाया जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर शनील के गिलाफ चढ़ाए जाते हैं। 3 तरह के गिलाफ होते हैं, सादा गिलाफ, आपका शनील का गिलाफ और दर्शनी गिलाफ। सादा गिलाफ की संख्या लगभग 40 के आसपास होती है और शनील के गिलाफ जो होते हैं वो होते हैं हमारे 21, और सबसे लास्ट में होता है दर्शनी गिलाफ। तो इस बार जो है दर्शनी गिलाफ जिनका नाम आया है राजेंद्र पाल सिंह और सतनाम सिंह हैं, ये पंजाब के हैं, नवा शहर के रहने वाले हैं। इनके दादा ने इसकी बुकिंग करी थी। इनके दादा ने जब इनकी बुकिंग करी थी तो लगभग 100 साल पहले इसकी बुकिंग करी थी और उनकी कोई मन्नत पूरी हुई थी, उसके एवज में उन्होंने बुकिंग करी थी। तो अब जाके तीसरी पुश्त में जो है उनका नंबर आया है। ये तो है झंडे जी का इतिहास। अब झंडे जी की तैयारियों के बारे में आपको बता दूं कि इस मेले में लगभग 2.5 से 5 लाख तक आदमी जो है संगत आती है। इसमें वेस्टर्न यूपी से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हिमाचल से आते हैं। इसके अलावा जो है NRIs आते हैं। NRIs हमारे जो है कनाडा, आपके जो है इंग्लैंड, जर्मनी, साउथ कोरिया, काफ़ी जगह से आते हैं। अभी तक हमारे 500 NRI आ चुके हैं और उम्मीद है कि अभी और भी आएंगे। झंडे जी का आरोहण जो है 19 तारीख को होगा और बाकी बंदोबस्त में हम लोगों ने एक अस्थायी थाने की स्थापना करी है, जिसमें इस बार जो है पिछले साल 35 से 40 का स्टाफ था, लेकिन इस बार जो है उस 35 और 40 के अलावा लगभग 100 पुलिस कर्मी जो है झंडे में आपका ट्रैफिक और मेले को नियंत्रण करने के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा जो संगत हमारी आ रही है, संगत के आने के स्टे के लिए जो उनके रहने के लिए जो बंदोबस्त किया गया है वो हमारे अपने संगत भवन हैं। उन संगत भवनों में हमने किया, हमारे 2 संगत भवन और नए बन के तैयार हुए हैं, उनमें कर रखा है। इसके अलावा हमारे स्कूल हैं 4 आसपास के क्षेत्र में, मतलब कि नीलापरी क्षेत्र में स्कूल हैं, उसके आसपास वहाँ जो है 4 स्कूलों में हमने जो है बंदोबस्त किया हुआ है। इसके अलावा जो है देहरादून के सभी होटल्स और धर्मशालाएं बुक कर रखी हैं। जो NRIs आते हैं उनके लिए भी हमने बुक कर रखा है। जो संगत आती है, आम संगत आती है, उनके लिए भी हमने बुक कर रखा है। और फायर एंड सेफ्टी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो फायर टेंडर है, इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर हमने 45 से बढ़ा के 50 कर दिए हैं। पहले हमने 45 रखे थे, अब आज जो है हमने बढ़ा के 50 कर दिए हैं। ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसपी चंपावत अजय गणपति द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई धरपकड़ अभियान चलाते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। एसपी के निर्देश पर थाना बनबसा पुलिस व एसओजी टीम द्वारा सोमवार को रात्रि चेकिंग अभियान चलाया गया। एसपी चंपावत अजय गणपति ने बताया, पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में कुमाऊं के शातिर तस्कर गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 20 लाख की अवैध हेरोइन समेत एक तमंचा बरामद किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत जनपद चंपावत में लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी के क्रम में रात में जो नशे की तस्करी होती है उस घटनाओं की रोकथाम हेतु एसओजी और हमारी थाना बनबसा की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से जगपुड़ा पुल के पास में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति चकरपुर की ओर से बनबसा की ओर आ रहा था, जो पुलिस टीम को देखते ही तीव्र गति से हुड्डी नदी की तरफ भागने की फिराक में था। संदिग्धता पाई जाने पर पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और उसको पकड़ते समय मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जिससे कि वो घायल हो गया। उसने पूछताछ के दौरान अपना नाम मंगत सिंह उर्फ मंगू पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी थाना नानकमत्ता जिला उधम सिंह नगर बताया, जिसकी उम्र 32 साल है। उसके पास से एक 315 बोर तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और 190 ग्राम हेरोइन की बरामदगी हुई है। इसमें हमारी एसओजी की टीम और थाना बनबसा की टीम ने ये बहुत अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य किया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। अपनों को करीब लाए
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। को रुद्रपुर में रोडवेज की जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों से रोडवेज के अधिकारियों ने प्रशासन और पुलिस की टीम के साथ मिलकर कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान टीम के द्वारा कई पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया गया। जानकारी के अनुसार पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था और मामला कोर्ट में चल रहा था। जो लोग केस हारे हैं उन पर जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोडवेज के अधिकारियों के द्वारा रुद्रपुर तहसीलदार और कोतवाल मनोज रतूड़ी के साथ मिलकर की गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो मैं जो ऐसा यहाँ से खाली करो तुम। कैमरा निकाल लो यहाँ से। हाँ यार मैं अरे देखो वो तो कह रहा है जो लोग खारिज हो चुके हैं जी, उन्होंने नजूल भूमि कह करके अतिक्रमण किया तो न्यायालय ने इनको खारिज कर दिया जी। 15 दिन का हमने नोटिस दिया कि जो इसे खाली करो, फिर भी खाली नहीं किया है। स्थानीय प्रशासन की मदद से हम ये जो माननीय न्यायालय का आदेश का पालन करते हुए खाली करा रहे हैं। लगभग कितनी प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो आपने खाली करवानी है? देखिए करीब 11 घर थे जिसमें 3 लोगों ने सरेंडर कर दिया है जी, और उन्होंने चाबी भी दे दिया है और बाकी के जो माननीय न्यायालय में एक का अंतिम बात चल रहा है शारदा सक्सेना का जी, और बाकी सब लोग हाई कोर्ट से हार चुके हैं। रोडवेज की जगह है रुद्रपुर में जिला प्रशासन के द्वारा गैस रिसाव के दौरान किस तरह से राहत व बचाव कार्य किया जाए, इसके लिए मॉडल का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन की टीम और गेल इंडिया ने आपदा के लिए मॉक ड्रिल कर क्षमताओं को परखा। गेल इंडिया ने नैनीताल रोड स्थित साइबर सेल के पास मंडी उत्पादक समिति के खाली प्लॉट में गैस पाइपलाइन में गैस रिसाव संबंधित मॉक ड्रिल की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये गेल इंडिया की एक मॉक ड्रिल थी। जैसे आप जानते हैं पूरे उधमसिंह नगर में जगह जगह गैस पाइपलाइंस जा रही हैं, तो उन पे क्या इश्यूज आ सकते हैं, कैसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, इसके संबंध में गेल इंडिया द्वारा ये मॉक ड्रिल की गई थी। गेल इंडिया का अपना प्रोटोकॉल होता है जिसमें L1, L2 और L3 3 लेवल्स पे होता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन L3 लेवल में इन्वॉल्व होता है और सबसे पहले वो खुद कंटेन करने का प्रयास करते हैं। और इसमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गेल इंडिया, इंडियन ऑयल अदानी, इसके अलावा टाटा और बजाज, इनके जो पार्टनर्स हैं उनके द्वारा भी सहयोग किया गया। इसके अलावा SDRF और NDRF और DDMA द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। मॉक ड्रिल अच्छी रही है, पूरा जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया गया है। अभी इसके बाद डिब्रीफिंग होगी जिसमें कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने अपने इनपुट्स जो हैं उसको रखें। गेल इंडिया लिमिटेड ने एक सिनेरियो मॉक ड्रिल करने के लिए एक सिनेरियो क्रिएट किया था जिसमें हमारी 8 इंच की लाइन में एक लीकेज हुआ था। पहले हमने इसको लीकेज को और बाद में वो फायर का रूप ले लिया था उसने। उसके बाद हमने अपने म्यूचुअल एड पार्टनर टाटा, IOGPL, वोल्टास वगैरह को बुला के इसको कोशिश किया था। फिर जब सिचुएशन हाथ से बाहर गई तो हमने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल किया था। उसमें डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट SDM साहब, CO साहब, यहाँ के CFO, NDRF एंड SDRF ने पार्ट लिया और ये मॉक ड्रिल काफ़ी सफल रहा। इसकी जो फाइंडिंग्स होगा उस पर हम आगे काम करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गेल इंडिया लिमिटेड। उत्तराखंड में प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहले से ही कई विभाग हैं। ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके सभी विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभागों में निहित हो गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार धामी सरकार पर हमलावर है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। लोगों को आना चाहिए और मेरा ये मानना है कि कैबिनेट में लोगों की कमी होने से सरकार अपनी जो उनका कर्तव्य है उनका डिलीवरी ठीक से नहीं कर पाती है और जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल में लोगों को लिया जाना चाहिए। वैसे भी सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित हो गए हैं और मुख्यमंत्री के संबंधित विभागों की मैं प्रश्न तक पिछले 4-5 सालों में नहीं हो पाएगी। सोमवार का दिन नियत है और सोमवार के दिन प्रश्नकाल नहीं चलता क्योंकि कंडोलेंस हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है या फिर सोमवार को सत्र बुलाया ही नहीं जाता।
तो इसलिए भी ये जरूरी है कि विभागीय मंत्री जल्दी से जल्दी बने और उनको विभाग आवंटित। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की मझेड़ा ग्राम सभा की मानेश्वर खेतीगार सड़क 2 बार सर्वे होने के बावजूद सड़क निर्माण कार्य न होने पर मझोड़ा के ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। बुधवार को मझेड़ा गांव प्रधान प्रशासक रमेश चंद्र पांडे के नेतृत्व में आक्रोशित ग्रामीण एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने एसडीएम लोहाघाट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से ये रोड स्वीकृति हुई है, जिसमें वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन विभाग की इतनी लापरवाही है कि विभाग इस रोड को देख नहीं रहा है, जबकि गांव में पलायन के लिए मुख्यमंत्री जी का और सरकार का, मोदी जी का काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग दिया जा रहा है कि गांव पलायन न हो और गांव की ओर आदमी रुझान करे। उसके बावजूद भी विभाग सोया पड़ा हुआ है। कई और इसमें वन विभाग, राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग लोहाघाट द्वारा पूर्व में 2 बार सर्वे हो चुकी है, जिसमें जो रोड की सर्वे की गई, किस विभाग की रोड ज़मीन है करके ये पूरी सर्वे हो चुकी है। इसमें वन विभाग की तो कहीं ज़मीन पड़ी नहीं है, थोड़ा बहुत राजस्व की ज़मीन है। तो हमें पता चला कि राजस्व विभाग ने ये कहा था कि इसमें रोड बन सकती है। उसके बाद मुख्यमंत्री की घोषणा भी हो चुकी है, फिर भी ये रोड नहीं बन पा रही। अधिशासी अभियंता लोहाघाट से हम मिले तो उन्होंने ये कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन पुरानी बातें तो कैसे भूली जाएगी। 2 महीने बाद फिर इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, नए अधिशासी अभियंता आएंगे, वो भी यही कहेंगे कि पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन पुरानी सर्वे कई बार हो चुकी है। अभी उनका आश्वासन ये है कि 25 तारीख को फिर विभाग द्वारा सर्वे किया जाएगा। अभी उनका कहना ये है, अगर विभाग 25 तारीख तक हमें ये रोड की सर्वे करके नहीं देता है, इस रोड में काम चालू नहीं होता है। मैं स्वयं ग्राम प्रधान हूँ, मैं इस विभाग के सामने धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने की क्षमता रखता हूँ और मैं बैठ जाऊँगा। आज ये मेरा इस विभाग को चाहे आगाज़ समझो, चाहे एक अपील समझो विभाग के लिए, कि हम इस विभाग में लास्ट बार ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रोड बननी चाहिए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल में हम तुरंत बैठ जाएंगे। बार की सर्वे बहुत पहले हो चुकी है, 2-3 बार की ज्वाइंट सर्वे भी करा चुके हैं। उसके बाद विभाग द्वारा लगातार हमको गुमराह किया जा रहा है कि इसका सर्वे दोबारा कराया जाए करके, क्योंकि गांव में कुछ ही लोग रह गए हैं, प्लान हो चुका है ज़्यादातर लोगों का, और गाँव में बहुत दिक्कत होगी, जंगली जानवरों का खतरा है हमारे लिए, और गाँव में बहुत कम लोग रह गए हैं। तो मेरा ये अनुरोध होगा कि शासन और प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी हो चुकी है इस मैटर पर कि इसका पैसा भी स्वीकृत हो चुका है और 2 बार सर्वे का टेंडर भी लग चुका है। उसके बाद भी विभाग द्वारा स्पष्ट जानकारी हम लोगों को नहीं दी जा रही है और बिना गाँव वालों को सूचना दिए ही चुपचाप गोपनीय तरीके से ये लोग सर्वे करवा रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध होगा कि इस रोड को तत्काल बनाने की कृपा करें। उप जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। धन्यवाद। ग्राम खेतीगाड़ मानेसर से खेतीगाड़ के लिए जो रोड के लिए सर्वे के लिए विभाग द्वारा 2-3 बार सर्वे कर चुके हैं और उसके बाद भी इसमें कोई काम नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए हम लोग आज PWD लोहाघाट और SDM कोर्ट लोहाघाट में अपना ज्ञापन देने आए हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी के बद्रीपुरा क्षेत्र में एक युवक द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ अशोभनीय हरकत किए जाने पर पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी का कहना है कि बद्रीपुरा इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पॉक्सो के तहत मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, बद्रीपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा 2 बच्चियों के साथ एक अशोभनीय हरकत की गई थी, तो उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पॉक्सो 9/10 की जो भी सुसंगत धाराएं उनमें पंजीकृत किया गया है। उसके साथ साथ व्यक्ति की अरेस्टिंग कर ली गई है। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए अरेस्टिंग हुई और अभी इसको रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।